जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस के मॉडल सेट 1 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ उसके सॉल्यूशन भी देखने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सभी छात्र इस वीडियो में बताए गए सभी आंसर को अपने कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिए और परीक्षा से पहले इन सभी क्वेश्चन आंसर को अच्छे से रिविजन जरूर कर लीजिएगा। और बच्चों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारी स्क्रीन पर देखिए तो सबसे पहला प्रश्न दिया गया है कि एक कूलाम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रकलित कीजिए। यानी दोस्तों, एक कूलाम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको बतानी है। ठीक है, तो इसका उत्तर इस प्रकार आपको देनी है कि एक कूलाम आवेश में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है, जो कि एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन के बराबर लिख सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन बराबर जो है 6.25 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस प्रकार से जो है आपको आंसर देने हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि हम वाहनों में उत्तल दर्पण का पार्श्व दृश्य दर्पण के रूप में, यानी कि उत्तल दर्पण का जो प्रयोग जो है वो पार्श्व दृश्य दर्पण के रूप में, यानी कि साइड मिरर के रूप में क्यों करते हैं, यानी कि उसकी वरीयता क्यों कर देते हैं। तो दोस्तों, इसका आंसर आपको इस प्रकार देने हैं कि हम वाहनों में उत्तल दर्पण का पार्श्व दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता देते हैं क्योंकि यह सदैव सीधा व आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है, जिससे ड्राइवर अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका आंसर आपको लिख देने हैं। अगला प्रश्न तीसरा नंबर दिया गया है कि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण दें। तो दोस्तों, यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया को सबसे पहले समझेंगे। इसका आंसर आपको इस प्रकार देना है कि वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व या अणु किसी दूसरे यौगिक के परमाणु या परमाणुओं के समूह को हटाकर खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। इसके एक उदाहरण भी आपको देने हैं कि Cu + H2SO4 CuSO4 + H2, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि ये Cu जो है, कॉपर जो है, ये सल्फर के साथ यानी CuSO4 के साथ जो है ये संयोग कर रहा है, और हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन को जो है इसके साथ जो है हटा दिया है। तो इसके स्थान पर क्या है, Cu आ चुका है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप यहाँ पे इसका एक उदाहरण को भी समझ सकते हैं, उदाहरण को भी आप दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया गया है चौथा नंबर कि आश्रित जल विद्युत का चालन क्यों नहीं करता है, यानी क्यों नहीं होता है, जबकि वर्षा जल होता है। तो इसका उत्तर आपको देना है कि आश्रित जल में जो है हाइड्रोजन आयन नहीं होते हैं। वर्षा जल में अम्ल तथा अन्य अशुद्धियां उपस्थित रहती है। आयनों की उपस्थिति के कारण वर्षा जल विद्युत का चालन करते हैं। तो इस प्रकार से आपको उत्तर लिख देने हैं। अगला प्रश्न है कि हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। तो इसका दो आपका भूमिका बताना है। पहला भूमिका देना है कि अमाशय में अम्लीय माध्यम उत्पन्न कर देता है, जो पेप्सिन एंजाइम की क्रियाशीलता के लिए आवश्यक है। दूसरा बताना है कि भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। तो इस प्रकार से अमाशय के दो भूमिका आपको लिख देने हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि प्रत्यवर्ती क्रिया एवं टहलने में क्या अंतर है, जो कि बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे दोस्तों। साथ ही दोस्तों, समजात अंक किसे कहते हैं, समरूप अंक किसे कहते हैं, उसको भी आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें से एक क्वेश्चन आपके कन्फर्म जो है बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। देखिए दोस्तों, इसका उत्तर आपको इस प्रकार देने हैं कि प्रत्यावर्ती क्रिया जो है एक अनैक्षिक क्रिया है। ठीक है, प्रत्यावर्ती क्रिया है क्या है, एक अनैक्षिक क्रिया है जो स्वतः होती है और उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं रहता, जबकि टहलना ऐच्छिक क्रिया है जिसे हम अपने अनुसार जो है नियंत्रित और परिवर्तित करते हैं। तो इस प्रकार से दोनों का आंसर आपको लिख देना है। अगला प्रश्न 7वां नंबर दिया है कि परितंत्र क्या है, इसके प्रमुख घटक के नाम तथा उदाहरण बताइए। तो सबसे पहले इसका आंसर देना है कि परितंत्र क्या है। तो उत्तर आपको देने हैं कि एक आत्मनिर्भर कार्यकारी इकाई जिसमें जो है जैविक तथा अजैविक कारक सम्मिलित होते हैं, परितंत्र कहलाते हैं। सभी परितंत्र एक दूसरे से जुड़े तथा संबंधित रहते हैं। इस प्रकार जीव मंडल सभी पारिस्थितिक तंत्र का एक बड़ा जाल होता है। घटकों के आपको नाम बता देना है, जैसे कि दो घटक होते हैं, जैविक और अजैविक। तो सबसे पहले लिखेंगे जैविक में पौधे एवं जंतु, अजैविक में मिट्टी एवं वायु। इस प्रकार से इसका उदाहरण भी आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप इस प्रकार से आप आंसर दे सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 9 नंबर दिया गया है कि निकट दृष्टि दोष क्या है, इसकी निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे निकट दृष्टि दोष क्या है।
तो दोस्तों इसका उत्तर देना है कि नेत्र का ऐसा दोष जिसमें निकट रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है परंतु दूर रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। इस दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस वाले अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, 10वां नंबर दिया गया है ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या अंतर है। तो ऊष्माक्षेपी का अर्थ होता है ऊष्मा का उत्पन्न होना और ऊष्माशोषी का अर्थ होता है ऊष्मा का अवशोषण होना। तो इस प्रकार से आप परिभाषा के अनुसार लिखेंगे ऊष्माक्षेपी में सबसे पहले कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के बाद उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, जैसे C+O2 CO2 प्लस ऊष्मा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे समीकरण में उदाहरण भी दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ऊष्माशोषी के बारे में बताना है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में एक उदाहरण दे देना है कि CaCO3 CaO प्लस CO2 माइनस ऊष्मा। इस प्रकार से आप ऊष्माशोषी का उदाहरण लिख देंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, 11 नंबर दिया गया कि समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। सबसे पहले जानेंगे समजातीय श्रेणी को। तो देखिए इसका उत्तर देना है कि कार्बनिक यौगिक की वह श्रेणी जिसके सभी सदस्यों में एक ही प्रक्रियात्मक समूह रहता है और जिसके किसी भी दो क्रियात्मक सदस्यों के आणविक सूत्रों के बीच अंतर रहता है उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। तो किसका अंतर रहता है बच्चों, तो इसका जो है -CH2 का, ठीक है, CH2 का जो है अंतर रहता है सभी प्रक्रियात्मक समूह में। ठीक है, तो जैसे मैं आपको उदाहरण में दे देना है कि CH3 यानी कि मिथान में जो है CH2, एथेन में जो है यानी कि मिथान और इथान में जो है CH2 का जो है अंतर है। ठीक है, उसके बाद आप आगे लिख देना है कि CH3OH तथा C2H5OH में प्रक्रियात्मक समूह जो है OH है एवं अंतर जो है CH2 है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको यहाँ पे लिख देना है। समजातीय श्रेणी का उदाहरण भी आपके साथ यहाँ पे लिखना होगा। तो इस प्रकार से आपको लिखने हैं, इसमें आपका फुल मार्क्स दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है। तो सबसे पहले लिखेंगे निम्नलिखित अंतर है। आपको एक जो है ढांचा बनाना है, स्वपोषी पोषण लेफ्ट साइड में और राइट साइड में विषमपोषी पोषण। ठीक है, बारी बारी से इसका जो है पॉइंट बाय पॉइंट दर्शाएंगे। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे स्वपोषी पोषण में, स्वपोषी पोषण हरे पौधों में होता है। तो विषमपोषी पोषण में पहला पॉइंट लिखेंगे विषमपोषी पोषण हरे पौधे तथा कुछ शैवाल को छोड़कर बाकी सभी जीवों में होता है। स्वपोषी पोषण का दूसरा पॉइंट लिखेंगे यह ऐसे घटक हैं जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। दूसरा में लिखेंगे दूसरा पॉइंट, यह भोजन के लिए स्वपोषित घटक द्वारा संश्लेषित पदार्थों पर निर्भर होते हैं। तीसरा पॉइंट लिखेंगे स्वपोषी पोषण में इसमें क्लोरोफिल होता है। विषमपोषी में तीसरा पॉइंट लिखेंगे इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। चौथा पॉइंट इसमें लिखेंगे इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है, इसमें लिखेंगे इसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। आगे दोस्तों यहाँ पे लिख देना है, छठा पॉइंट आपको यहाँ पे बता देना है स्वपोषी पोषण में उदाहरण में लिख देना है कि हरे पौधे, स्वपोषी जीवाणु ये सभी स्वयंपोषी पोषण के उदाहरण है। ठीक है, और पांचवा पॉइंट विषमपोषी में लिख देंगे उदाहरण में कि अमीबा, मेढक, मनुष्य आदि जो है ये सभी विषमपोषी पोषण के उदाहरण है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको जो है ढांचा नुमा जो है आपको आंसर लिखना है, आपको इसी प्रकार से बताना है, क्योंकि यह जो है आपका काफी स्टैंडर्ड लगता है और इसमें आपको एक भी नंबर कटने का कोई गुंजाइश नहीं रहता, आपका पूरा का पूरा मार्क्स दे दिया जाता है। ठीक है, और यानी कि दोस्तों आप जबकि वाला में लिखते हैं ना, जैसे कि हम परिभाषा के अनुसार लिखते हैं कि स्वपोषी पोषण हरे पौधों में होता है जबकि विषमपोषी पोषण हरे पौधों और कुछ शैवालों को छोड़कर बाकी जीवों में होता है। तो इस प्रकार में क्या होता है कि कभी कभी नंबर बाय मिस्टेक से कट जाता है और इस तरीके से अगर ढांचा अनुसार लिखते हैं ना तो एक भी नंबर नहीं कटता है, एग्जैक्ट आपको पूरा तरह से मिल जाता है। और पॉइंट मेन पॉइंट है उसको आप लोग हाईलाइट भी कर दीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न दिया गया है 14 नंबर कि लैंगिक एवं अलैंगिक जनन में क्या अंतर है। तो पर उत्तर लिख देना है कि लैंगिक जनन नर युग्मक एवं मादा युग्मक की संलयन द्वारा जनन को लैंगिक जनन कहते हैं। यह बहुकोशिकीय जीवों में होता है जैसे कि स्पाइरोगामा में। ठीक है, ये हो जाएगा स्पाइरोगामा में होता है। आगे लिख देना और लैंगिक जनन में कि जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है लैंगिक जनन कहलाता है। यह एक कोशिकीय जीव में होता है जैसे अमीबा। इस प्रकार से दोस्तों लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर आपको बता देने हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 15 नंबर कि श्रेणी क्रम संयोजन को परिभाषित कीजिए। देखिए बच्चों मैंने आपको बताया था कि श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन और ओम के नियम को लिखकर सत्यापित कीजिए या व्यंजक प्राप्त करें। ये 3 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कन्फर्म पूछे जाएंगे। इन तीनों क्वेश्चन को ओम के नियम, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के व्यंजक को प्राप्त करना किस प्रकार से करते हैं
वो सारी चीजें A to Z आपको याद रखना है, क्योंकि इसमें से आपका कंफर्म है A को पूछा जाएगा। और आप लिख कर मैं कहता हूं कि आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, इसमें आपका जो है 5 नंबर मिलेगा। ठीक है, चलिए इसका देख लेते हैं आगे। देखिए प्रश्न दिया गया है कि 3 प्रतिरोध जो है R1, R2 तथा R3 को श्रेणी क्रम संयोजन के लिए समतुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक प्राप्त करें। तो सबसे पहले श्रेणी क्रम संयोजन को परिभाषित करना है, उसके बाद इसके साथ जो है 3 प्रतिरोध जो दिया है R1, R2, R3 को श्रेणी क्रम संयोजन को में व्यवस्थित करते हुए इसका समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त करना है। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा को समझते हैं। तो दोस्तों उत्तर देना है कि प्रतिरोधकों के किसी समूह को किसी चालक तार द्वारा बैटरी से इस प्रकार जोड़ा जाए कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़े हो, तो प्रतिरोधकों के ऐसे संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर जो है पिक्चर में देख पा रहे हैं कि पहले प्रतिरोध जो है, पहला जो प्रतिरोध है R1 जो है, इसका जो है दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है, और दूसरा प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। साथ ही उसका एक फॉर्मूला होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। इस फॉर्मूले का आप लोग हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में भी ये फॉर्मूला जो है दिया जाएगा। आगे दोस्तों इसका व्यंजक प्राप्त किस प्रकार करेंगे, यहाँ पे देखें। तो देखिए दोस्तों व्यंजक किस प्रकार प्राप्त करेंगे कि माना कि R1, R2 और R3 3 प्रतिरोधकों की श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़कर किसी चालक तार द्वारा बैटरी से जोड़ दिया है, जिसमें प्रत्येक प्रतिरोधकों से होकर समान धारा I प्रवाहित होती है। तो यहाँ पे जैसे पिक्चर में आप यहाँ पर देख रहे हैं कि V1, V2 और V3 जो है ये 3 विभवांतर है और 3 प्रतिरोधकों को समांतर श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, जिसमें कि सभी में जो है समान धारा प्रवाहित हो रही है। आगे आपको ओम के नियम के अनुसार आपको बताना है। दोस्तों आपको मैंने बताया था ओम का नियम क्या होता है, इसके बारे में पूरी तरह से डेफिनेशन में आपको अच्छे से समझाया हुआ है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे R1 प्रतिरोधकों के लिए विभवांतर VA माइनस VB बराबर R1, जिसको हम समीकरण फर्स्ट लेंगे, और फिर R2 प्रतिरोधकों के लिए, दूसरा प्रतिरोधकों के लिए जो है VB माइनस BC जो कि IR2 हो जाएगा, जो कि समीकरण 2 लिखेंगे। R3 प्रतिरोधकों के लिए विभवांतर जो है BC माइनस BD बराबर IR3, जो कि समीकरण 3 लेंगे, और तीनों समीकरणों को हम लोग संगत जोड़ देंगे। अगर तीनों समीकरणों को संगत जोड़ते हैं तो देखिए यहाँ पे VB और ये VB और ये VC और ये VD जो है ये पूरी तरह से कट जाएगा, अब बचेगा सिर्फ VA और VD। तो यहाँ पे लिखेंगे VA माइनस VD बराबर हो जाएगा, इन सभी प्रतिरोधकों में I जो है ये धारा जो है कॉमन कर लेंगे, तो बचेगा क्या R1, R2 और R3। तो इसको हम इस तरह के समीकरण लिखकर समीकरण 4 मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे लिखेंगे अब यदि तीनों प्रतिरोधकों के एक समतुल्य प्रतिरोध R को परिपथ में जोड़ दिया जाए तो VA माइनस VD बराबर IR, जो कि समीकरण 5 के रूप में हम इसको मान लेंगे। आगे दोस्तों लिखना है कि समीकरण 4 तथा 5 से बच्चों आपको ध्यान में रखना है कि समीकरण 4 क्या था और समीकरण 5 क्या था। तो समीकरण 5 में क्या था एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। तो समीकरण 5 में यहाँ पर देखें तो इसमें क्या दिया है कि VA और माइनस VD जो है वो I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3 है, और समीकरण 5 में देखें तो VA माइनस VD बराबर IR है। और इसमें क्या करना है बच्चों कि समीकरण 5 और समीकरण 4 से जो हम लिए हैं तो VA और VD जो है पूरी तरह से कट जाएगा, बचेगा सिर्फ IR और बचेगा बराबर में I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3, जो कि हम यहाँ पर इस प्रकार से व्यवस्थित किए हैं। उसके बाद दोस्तों आप देखें तो यहाँ पे R1 IR को हम लिखे हैं और I किस काम समीकरण लिखे हैं, तो I धारा और ये धारा जो है पूरी तरह से कट जाएगा, सिर्फ बचेगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। यही व्यंजक आप लोगों को प्राप्त करना है, जो कि हम यहाँ पे पूरी तरह से आपको अच्छे से समझा दिया है। तो इसको आप लोग अच्छे से कॉपी में नोट करके इसको अच्छे से रख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में 100% ये पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 16 नंबर सवाल दिया गया कि विद्युत मोटर क्या है, इसके बनावट एवं कार्य का वर्णन करें। तो सबसे पहले आपको परिभाषा देना है विद्युत मोटर के। तो लिखेंगे विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। इसका परिभाषा हम लिख दिए। उसके बाद आपका बनावट यहाँ पे पूछा गया, तो बनावट के बारे में लिखेंगे कि विद्युत मोटर में एक विशाल नाल चुंबक होते हैं, यहाँ पे नाल होगा, विशाल नुमाक होगा। ठीक है, विशाल नाल चुंबक होता है जिसे चुंबक क्षेत्र कहते हैं। क्षेत्र चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच का क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, यानी कि चुंबक क्षेत्र के जो दोनों ध्रुवों के बीच जो क्षेत्र होता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। और चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूर्णन करने वाला एक आर्मेचर में नरम लोहे की पट्टियों के ऊपर तांबे की तार की कुंडली होती है। इन पट्टियों को आर्मेचर का क्रोड कहा जाता है। आर्मेचर लोहे की छड़ द्वारा जुड़ा होता है, जिसे धुरी कहते हैं।
धुरी के अंतिम छोर पर दो अर्धवलय R1 और R2 व्यवस्थित होते हैं। इन वलयों में से एक एक कार्बन ब्रूस इस प्रकार व्यवस्थित होता है और एक एक पेच द्वारा चालक तार के बैटरी से जोड़ दिया जाता है, जो कि दोस्तों आप यहाँ पर जो है पिक्चर में आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। यहाँ पे आप ध्यान देंगे, इस पिक्चर को आप लोग अच्छे से समझिएगा, क्योंकि यह जो है पिक्चर को आप लोगों को बनाना काफ़ी BBI इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह जो है एग्जाम में आपको 100% बनाना है। अगर आप इसको नहीं बनाते हैं तो आपका 2 नंबर वहाँ पे कट जाएगा, सिर्फ आपको 3 नंबर मिलेगा 5 नंबर में। अगर पिक्चर बना देते हैं, भाषा में 1-2 वर्ड आपका छूट भी जाता है तो आपका पूरा का पूरा मार्क्स वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसका जो है कार्यविधि को भी लिख देना है। तो कार्यविधि में क्या लिखना है कि परिपथ पूरा हो जाने पर आर्मेचर में धारा प्रवाहित की जाती है। जब क्षेत्र चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के कारण कुंडली के AB तथा CD भुजाओं पर समान मान के परंतु विपरीत दिशा में बल लगता है, जिससे एक बार युग्म में बनता है और आर्मेचर घूमने लगता है या घूर्णन करने लगता है। आधे घूर्णन के बाद जब CD भुजा ऊपर चला जाता है और AB भुजा जो है नीचे आ जाता है, तब वलयों के स्थान बदल जाते हैं। तब क्या होता है, वलय के जो स्थान है, यानी कि जो अर्धवलय था, एक अर्धवलय था, यहाँ पे देखें ये जो वलय दिया गया है यहाँ पर, तो ये वलय जो है पूरी तरह से अपना स्थान जो है बदलने लगता है और यह प्रक्रिया जारी रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, धारा की दिशा जो है वही बनी रहती है। यदि दूसरी में, यानी कि आपका जो धुरी है, ठीक है, यानी कि धुरी में जो है एक पंखे का ब्लेड जोड़ दिया जाए तो पंखा घूमता रहता है। यह तब तक घूमता रहता है जब तक आर्मेचर में धारा की प्रवाहित होती रहती है। इससे यह सिद्ध होता है कि विद्युत ऊर्जा को जो है यांत्रिक ऊर्जा में यह बदल सकता है या बदला जाता है। इसलिए दोस्तों इसका आंसर इस प्रकार से आपको लिख देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर सवाल दिया गया है कि निम्नलिखित समीकरण को संतुलित कीजिए। तो पहला समीकरण यहाँ पे दिया गया है कि N2H2 और NH3। बच्चों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि समीकरणों को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है। दोस्तों आपको याद होगा, मैंने आपको जो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में अच्छे से आपको समझाया था और मैंने बताया था कि समीकरणों को संतुलित करने में सबसे पहले ये देखा जाता है कि उसके तत्वों की जो मान है, तत्वों का जो संख्या है वो बराबर है या नहीं है, उसका जो अणु है वो बराबर है या नहीं है। जैसे कि आप यहाँ पे देखें तो N जो है वो 2 है, H जो है वो 2 है और यहाँ पे N जो है अकेला है और H जो है 3 है। अब इसको हमको बराबर करना है। अगर बच्चों मैं यहाँ पे कर दूं, यहाँ पे इसको हम सिर्फ 2 कर दें, तो यहाँ पे देखिए N जो है मेरा 2 हो गया, लेकिन H मेरा क्या हो गया, H मेरा 6 हो गया। तो 2 और 3 6 हो गया ना। तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3। तो इस प्रकार से हम इस प्रकार से इसका जो है तत्व को समान कर दें तो ये संतुलित हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हमने यहाँ पर आपको करके दिखा दिया है, जहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको सिर्फ 3 लिख देना, ये आपका समीकरण संतुलित हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे दूसरा नंबर जो दिया गया है, उसी प्रकार से मैंने आपको यहाँ पे पूरी तरह से सिद्ध करके दे दिया है। आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर दिया है कि मनुष्य में श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो सबसे पहले श्वसन तंत्र का एक नामांकित चित्र बनाना है, जो कि आप यहाँ पर जो है अच्छे से आप देखें, इसी प्रकार से आपको वहाँ पे बनाना है और सभी में जो है नामांकित कर देना। यह जो है नासिका है, यह जो है ग्रसनी है, यह जो है लैरिक्स है, यह श्वास नली है, फेफड़े है, श्वासनी यानी कि ब्रेकाई है, और ये है श्वास नलिका यानी कि इसको कहते हैं ब्रैक्नियोल और इसको कहते हैं मध्यपट, ठीक है। तो इसको जो है इस प्रकार से नामांकित कर देना है, ठीक है। इसको आप लोग क्लियर कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर सवाल यहाँ पे दिया गया है कि लिंग निर्धारण का क्या तात्पर्य है। बच्चों में मानव में बच्चों का लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो सबसे पहले निर्धारण क्या है इसको हम लोग समझेंगे। लिखेंगे किसी शिशु के जन्म से पूर्व उनके अथवा मादा होने की भविष्यवाणी करना लिंग निर्धारण कहलाता है। आगे आपको लिख देना है, पॉइंट बाय पॉइंट दर्शाना है कि महिलाओं में 2 लिंग गुणसूत्र एक ही प्रकार के होते हैं, X और X यानी कि XX। और दूसरा लिख देंगे कि पुरुषों में दोनों लिंग गुणसूत्र भिन्न भिन्न होते हैं, X और Y यानी कि XY। और तीसरा लिख देंगे कि पुरुष 2 प्रकार के शुक्राणु बराबर मात्रा में उत्पन्न करते हैं। एक प्रकार के शुक्राणु में X गुणसूत्र होता है, जबकि दूसरी प्रकार की गुणसूत्रों में जो है Y रखते हैं, यानी कि शुक्राणुओं में गुणसूत्र Y रखते हैं। चौथा पॉइंट लिखेंगे महिलाएं एक ही प्रकार के अंडकर में उत्पन्न करती है जिससे X गुणसूत्र होते हैं।
और पांचवा लिखेंगे, जब X गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडे से संयोग करता है तो XX युग्मनज लड़की में विकसित होता है। और छठा पॉइंट लिख देंगे कि जब Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है यानी फर्टिलाइजेशन करता है तो XY युग्मनज लड़के में विकसित होता है, जो कि आप यहाँ पर जो है पिक्चर के अनुसार यहाँ पे समझ सकते हैं। इस पिक्चर को भी आप अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिए, एग्जाम में इसको अच्छे से आप लोग जो है ड्रॉ कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से आपका 2 नंबर कंफर्म मिलेगा। अगर पिक्चर नहीं बनाते 2 नंबर कट जाएगा, पिक्चर बनाते आपका फुल मार्क्स आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैं कंप्लीट सोल्यूशन आपको दे दिया हूँ। आप इसे जो है एग्जाम्स के लिए तैयार कर लें और एग्जाम से पहले इसको अच्छे से आप लोग रिविजन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।